सभी विद्यार्थियों को, सारे शिक्षकों को, सारे देशवासियों को, हम सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और 75 साल हो सकता है एक व्यक्ति की आयु भी तो लगे कि बहुत ज्यादा है, पर देश तो अभी तरुण ही है, अभी तो शुरू हुआ है। और अगर आप कहते हैं कि हमारी वो सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो अगर अभी तरुणाई पर है, तो आप देख सकते हैं कि अभी तो विकसित होने का समय है, अभी तो उन्मेष का समय है, अभी तो वो समय है जब वसंत आना शेष है। पर वो वसंत आए, वो फूल खिलें, इसके लिए माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जमीन की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जमीन तैयार करनी पड़ती है, खाद लगानी पड़ती है, खाद बनानी पड़ती है और कई बार तो अपने परिश्रम से खुद को मिट्टी करके खाद बन जाना पड़ता है। तब जाकर उगते हैं फूल और तब जाकर आती है सुगंध। हमारे इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर निश्चित रूप से ये एक एक पड़ाव है, एक अवसर है जब हमें विचार करना चाहिए कि जो यात्रा हमने करी वो कैसी रही, आगे जब हम यात्रा कर रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए क्या होना चाहिए। जब 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे हम अपने स्वतंत्रता दिवस की, तो हम कहां होंगे, क्या लक्ष्य है हमारा, किस ओर बढ़ रहे हैं हम, क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए? अवश्य। तो आइए आज थोड़ी बहुत बातें अपने साधारण दिनचर्या से हटकर इस बारे में करते हैं। क्योंकि मैं शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और लगभग पूरे जिंदगी मैंने यही किया है। तो कहीं ना कहीं मन बार बार मुड़कर राष्ट्र और शिक्षा, इन दोनों को समग्र रूप से देखता है। शिक्षा का क्या महत्व है राष्ट्र निर्माण में, और राष्ट्र के लिए शिक्षा की, और शिक्षा के लिए राष्ट्र की क्या आवश्यकता है। इन सब में शिक्षकों की क्या भूमिका है, विद्यार्थियों की क्या भूमिका है, देशवासियों की क्या भूमिका है, इन सब विषयों में आज चर्चा करने का मन है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ध्यान से न सिर्फ इन सारी बातों को सुनेंगे, मनन भी करेंगे, बल्कि संवाद भी स्थापित करेंगे। इन सब चर्चाओं का जो लक्ष्य होता है वो होता है कहीं ना कहीं जगाना, झिंझोड़ना। शिक्षक क्या करता है? जागृति लाता है, बताता है, सूचनाएं देता है, सोचने की ओर प्रवृत्त करता है। असतो मां सद्गमय, इसका जो भाव है ये शिक्षक का ही भाव है। अंधकार से प्रकाश की ओर, और अंततः किस तरफ ले जाता है? मृत्योर मां मृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर, अमर जीवन की ओर। और अमर क्या है? अमर तो देश ही है, अमर तो हमारे मूल्य ही हैं, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, नष्ट होता ही है। लेकिन संतति, हमारी संतति, हमारी पीढ़ियां एक के बाद एक आती रहती हैं और राष्ट्र बना रहता है। तो क्या है राष्ट्र, क्या है राष्ट्र के मूल्य, शिक्षा का क्या है योगदान? आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बारे में और साथ साथ कुछ कहते और सुनते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, और बच्चों पे कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अगेन पढ़ाते समय बच्चों बोलने की आदत है, पर ये सबके लिए है। कभी आपने सोचा है कि शिक्षा के लिए राष्ट्र का महत्व क्या है, देश का महत्व क्या है? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, अमूमन वो 12-13 से लेकर 16-17 वर्ष की आयु के होते हैं, टीनेजर्स जिसको आप कहते हैं। बहुत मासूम बच्चे होते हैं, पूरे उत्साह से, ऊर्जा से, उमंग से और जीवन की अनंत संभावनाओं से भरे हुए। और मतलब कहना पड़ेगा कि ये एक बहुत ईश्वर की कृपा रही है कि मुझे इस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला है, और वो भी सबसे एक से एक मेधावी, एक से एक ऊर्जस्वित विद्यार्थी। और जब मैं अपने आसपास देश दुनिया में देखता हूं, तो लगता है कि वास्तव में हम निश्चित रूप से बहुत भाग्यवान हैं, बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा राष्ट्र मिला, ऐसा परिवेश मिला कि हम विद्यार्थियों को वो शिक्षा दे सकें। हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी सोचें कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या आपको पता है कि ऐसे भी देश हैं जहां आपके आयु वर्ग के विद्यार्थियों को बम बांधकर दौड़ा दिया जाता है शरीर पर? क्या? जी हाँ। आपने एंटी टैंक माइंस की बात सुनी होगी।
वो नीचे लैंड माइन्स बिछा दी जाती हैं। लैंड माइन्स इसलिए बिछा दी जाती हैं ताकि टैंक वगैरह उसके ऊपर चलकर ना आ सकें। जी हाँ, कुछ देश ऐसे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा नाम लेकर, आप गूगल करके पता कर सकते हैं कौन से हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की लैंड माइन्स को नष्ट करने का एक बहुत ही विचित्र और क्रूर तरीका निकाला। जानते हैं वो तरीका क्या था? टैंक्स उनके नष्ट न हो, वो क्या करते थे, वो 12, 13, 15 साल के बच्चों को बोझा डालकर, उनके कंधों पे बस्ते डालकर पहले जमीन पर दौड़ा देते थे और पीछे से गोलियां चलाना शुरू करते थे ताकि बच्चे भागकर वापस ना आ जाएं, उनके अपने देश के बच्चे। और वो बच्चे भागते हुए जाते थे जमीन पर और नीचे लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, एक एक करके लैंडमाइंस फटती जाती थीं, उनके चिथड़े उड़ते जाते थे। और जब उनको लगता था कि वो अब मुक्त जगह हो गई है, वहां लैंडमाइंस नहीं है, तब उनके टैंक्स वो आगे बढ़ाते थे। ये क्या है? आप देखें, जिन बच्चों को अभी तो पढ़ना था, अभी तो जीवन शुरू हुआ था, बहुत कुछ देखना था, सीखना था, समझना था, जीना था, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना था, ये कैसा अंत है? ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसे लोग हैं जो इस तरह के दरिंदगी के काम करते हैं? पर ऐसे लोग हैं और आज के जीवन में, आज के समाज में ही, आपकी दुनिया में हैं। आप आज भारत में न होकर सीरिया में होते, या मैं तो कहता हूं हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ देश हैं विशेष, आप जानते हैं उनको, अगर वहां होते तो इस तरह की शिक्षा का प्रावधान आपके लिए नहीं होता। बहुत कुछ ऊट पटांग अलग अलग ही शुरुआत से पढ़ाया जाता और आपकी बुद्धि को विकसित होने का वो मौका ही नहीं मिलता जो आज आपके पास भारत में रहने के कारण उपलब्ध है। हो सकता है आपको लगे कि तो बहुत साधारण सी बात है, कौन सी बड़ी बात है ना। आप अपने आसपास आज की दुनिया में देखिए, आप आज की दुनिया में भी उन बहुत गिने चुने भाग्यशाली विद्यार्थियों में से हैं जिनको कम से कम ये मौका मिल रहा है कि वो पढ़ सकें। हो सकता है किसी के पास साधन ज्यादा हो सकता है किसी के पास साधन कम हो सकता है कोई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता हो तो कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पढ़ता हो, पर कम से कम पढ़ तो सकता है। इसलिए शिक्षा के लिए राष्ट्र जरूरी है। जब राष्ट्र पराभव की ओर जाता है, जब धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जाता है, तब नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जला दिए जाते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। तो हाँ, देश बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि देश का पतन कब होता है, राष्ट्र का पराभव कब होता है, डिक्लाइन कब होता है स्टेट का, ये तब होता है जब शिक्षा का पराभव हो जाता है, जब एजुकेशन डिक्लाइन हो जाती है, वो नहीं पढ़ाया जाता जो पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी शिक्षा नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। तो पहले तो शिक्षा का डिक्लाइन होता है, पराभव होता है, देश तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही पतन के गर्त में उतरता चला जाता है। ये एक स्वाभाविक परिणाम है, जिसका ठीक उल्टा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप जापान में देख सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद जापानी लोगों ने यह तय किया कि वो अपने देश को गिरने नहीं देंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे। और उस समय उनकी जो स्थिति थी उसमें ऊंचा उठने का एक ही तरीका था और उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ उसको आत्मसात किया, और वो थी शिक्षा। अपने देश के श्रेष्ठ लोगों को उन्होंने शिक्षा नीति बनाने में लगाया, शिक्षक बनाया। उन्होंने कहा 3 पीढ़ियां चाहिए हमें इस देश को उन्नति के शिखर पर लाने के लिए, और सच निकला 3 पीढ़ियों के अंदर अंदर जापान उन्नति के शिखर पर आकर प्रतिष्ठित हो गया। क्यों? ये शिक्षा का चमत्कार था, सही उचित शिक्षा का। अब आप कहेंगे कि हमारी भी बड़ी अच्छी शिक्षा नीति है, हमारे यहां भी बड़ी अच्छी शिक्षा है, हमारे यहां तो गुरुकुल थे। हाँ, गुरुकुल थे, है नहीं। आज आपकी जो शिक्षा है उसमें कुछ मनोरंजक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए, सुनिए, आपको भी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बच्चा स्कूल में जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, आमतौर पर शिक्षक कौन बनते हैं? मैं खुद एक शिक्षक हूं, उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूं। आमतौर पर शिक्षक कौन बनते हैं? कई बार वो लोग जिनको और कोई काम नहीं मिलता वो शिक्षक बन जाते हैं। गिर पड़े तो गंगा नहाए, कुछ नहीं हुआ, यहां वहां कुछ नहीं हुआ, चलो पढ़ा लेते हैं जी। अब जब मैं सोचता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, बड़ा दिक्कत भी होती है। लेकिन आप खुद सोचिए, आपने जिस काम को जितनी इंपॉर्टेंस दी है, आपने जिस काम को जितना महत्व दिया है, उसके हिसाब से समाज ने लोगों को उसमें लगाया है।
आपको लगता है कोई काम बड़ा है तो आपने अच्छे लोगों को लगाया है, आपको लगता है कोई काम छोटा है तो आपने उसमें अपेक्षाकृत कम अच्छे लोगों को धीरे धीरे प्रवृत्त कर दिया है। जिस व्यक्ति को कोई काम न मिले वो पढ़ा ले, ये कैसा लॉजिक है? तो आप ऐसे व्यक्तियों से अपने बच्चों के पूरे जीवन को आकार दिलवाने को प्रस्तुत हैं। ये मतलब ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य का और बड़े दुख का और बड़े क्षोभ का भी स्रोत है। ये क्यों करते हैं हम ऐसा? लेकिन हम पूरे देश के तौर पर ये कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? मैं और इससे इससे जो नेशनल कैरेक्टर बिल्ड होता है, इससे जो देश का चरित्र बनता है, वो क्या है, कैसे बनता है, अभी मुझसे सुनिए। जिस छोटे-छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे वो मान लीजिए मैथ्स की क्लास चल रही है। अब टीचर ने बच्चे को एक बार कुछ बताया, बच्चे ने कहा हाँ ठीक है, आगे लिख लिया बच्चे ने। बच्चों समझ में आ गया। अब बहुत कोई बिरला बच्चा होता है जो हाथ खड़ा करने की हिम्मत करता है और बोल देता है कि नहीं टीचर कुछ समझ में नहीं आया। अब टीचर अगर अच्छे हुए तो रिपीट कर देते हैं एक बार। उसके बाद ये होता है कि अब समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद एक अघोषित कानून है कि बच्चों को कहना पड़ता है कि यस सर या यस मैडम सब समझ में आ गया। क्यों? अगर कोई विद्यार्थी बार बार प्रश्न करता रहेगा तो ये घोषित कर दिया जाएगा कि ये मूर्ख है या ये नालायक है या ये बुद्धिहीन है या ये बेवकूफ है या ये बदतमीज है। इस तरह की बातें हो जाती हैं और विद्यार्थी कोई भी सार्वजनिक रूप से बार बार बेइज्जत नहीं होना चाहता, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि चुप रहने में भलाई है। मन में उनके ये होता है कि भैया जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा मेरे। और ये एक दो नहीं, 99.99% विद्यार्थियों की हालत है। आप में से जो बड़े हो गए हैं उन्होंने भी देखा होगा, जो छोटे हैं वो तो भोग रहे होंगे कि बेटा सब समझ में आ गया। तो बच्चे को बोलना ही है। वैसे फौज में सुना था कोई शक या सवाल, और फौज में ये शक या सवाल अलाउड नहीं होते। हमारे क्लासरूम्स में भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक भारत के सब शिक्षा जगत की बात कर रहा हूं, वहां सब जगह लगभग यही चलता है। इसका फल क्या होता है? अब इसका ये तो आपको पता है, पर इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है? इसकी कॉन्सिक्वेंस ये होती है कि भारतीयों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम लोग सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। और मुझे बहुत गर्व तो नहीं है कहते हुए कि पर ये लगभग हम सबका राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। हम इस बारे में बहुत मनन नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, सोचते नहीं हैं। पर ये कहाँ से आता है? जैसे मान लीजिए आपको एक कोई कविता आ जाती है, कोई हिंदी की अंग्रेजी की कविता है जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। अगर कोई विद्यार्थी उसमें ये लिख दे कि ये निहायत ही सड़ी कविता है, थर्ड ग्रेड की डी क्लास है, जो कि कई बार होती हैं वास्तव में, है ना, और इसमें ये दोष हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये पक्का वो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। पर सच तो यह है कि वो विद्यार्थी सच लिख रहा है, पर क्योंकि वो किताब में छपी हुई कविता है, इसलिए उस विद्यार्थी को उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। जो उसमें सौंदर्य के तत्व हैं ही नहीं, उनको उसे खोज खोज कर उसका पाखंड और कपट रचना पड़ेगा, और जो जितने ढंग से कर सकता है उतने ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसको एक स्टैंडर्ड आंसर देना है। वो अपने मन से सोच के सही उत्तर जो उसका मन कह रहा है वो लिख नहीं सकता, वो लिखेगा तो उसका फल जानता है कि क्या होगा। क्यों है ऐसी शिक्षा हमारी? लेकिन क्योंकि ऐसी है, इसलिए ही हिपोक्रेसी बहुत हद तक हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है। ये आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसे हैं, पर अधिकांश ऐसे ही हैं। कई बार वो जानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो नहीं बोलना चाहते, इसके बावजूद वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्हें पूरे स्कूल में गुट्टी के तौर पे ये शिक्षा दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ी हो, मैथ्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, आर्ट्स पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, कॉमर्स पढ़ी हो, ये बात जरूर है कि जो वो बोलते हैं और जो वो सोचते हैं उनमें कोई साम्य हो, उसमें कोई वन टू वन रिलेशनशिप हो, ये जरूरी नहीं है। और ये एजुकेशन से आती है। क्या हमेशा से हम ऐसे ही थे ना? आप अगर कभी उपनिषदों को पढ़ें, उपनिषद में प्रायः ऋषियों के संवाद हैं। जैसे कठोपनिषद के अंत में आता है कि एक शिष्य गुरुदेव से कहते हैं, पूरा उपनिषद समाप्त हो चुका है, गुरुदेव पूरा बोल चुके हैं और उसमें भी बड़े डाउट्स हैं, बड़े प्रश्न हैं जो विद्यार्थी करता रहता है, और अंत में वो कहता है कि गुरुदेव उपनिषद तो कहिए, मतलब सारी कथा सुनने के बाद कहता है अब कथा शुरू करो। तो फिर गुरु, लेकिन तब भी देखिए, मार्क करिए, विद्यार्थी में यह साहस है कि वो अपने गुरु से प्रश्न कह सके कि हाँ भाई अब बात तो शुरू करिए।
और तब गुरु उसको समझाते हैं कि वत्स उपनिषद ही कहा है, पर उसको समझने का आधार है त्याग, तप और क्षमा। तो वो एक अलग औपनिषदिक शैली है उस बात को कहने की, पर जो मैं उसमें एसेंस आपको बताना चाहता हूं, उपनिषद करीब बैठना, इस शब्द का अर्थ ही है गुरु के करीब बैठकर प्रश्न करते हुए, कुतर्क करते हुए नहीं, प्रश्न करते हुए। सीखने के लिए आप कुछ पूछ रहे हैं, वो लेजिटिमेट है। आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, वो कुतर्क है। आप पूछने के लिए अगर जिज्ञासा करते हैं तो ये बहुत हेल्दी ट्रेडिशन है, और हमारी पूरी संस्कृति में जिसके इतना ढोल पीटा जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से वैल्यूबल माना गया है, इसकी बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। तो अब इस मामले में इतनी ढील क्यों दे दी गई है? अब प्रश्न करने को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न करने को अच्छा क्यों नहीं माना जाता? इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अधिकांश टीचर्स अपनी लैक ऑफ प्रिपरेशन को, अपनी इनकॉम्पिटेंस को और अपनी लैक ऑफ नॉलेज को दो स्क्रीन्स के पीछे छुपाते हैं। कौन सी हैं वो दो स्क्रीन्स? एक स्क्रीन है डिसिप्लिन और दूसरी स्क्रीन है इंग्लिश। मतलब सबसे पहले तो हड़का देंगे बच्चे को बढ़िया से कि तू तो नहीं, पहले हड़काते नहीं है, सॉरी क्षमा चाहता हूं, पहले कहते हैं अंग्रेजी में बोलो। अब कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे आप हिंदी बोल ही नहीं सकते, बच्चे को अंग्रेजी आती नहीं, और सारे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग पूरे देश में इतनी मस्त है कि बच्चा एक बार को कह देगा मेरे को मैथ्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, बायोलॉजी नहीं आती, कॉमर्स नहीं आती, वो सब बोल सकता है। पर हर बच्चे को ये बोलने में एक बहुत गहरा अपमान का बोध होता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। उसकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से करी जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को वीक बोल देगा। अगर आप उसको ये बोल दोगे कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या, तो उसके एकदम दिल पे लग जाएगी, अरे क्या बात, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूं, आपने कैसे बोल दिया इंग्लिश नहीं आती? तो इस बात का क्या सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूं? इस बात का सबूत तो वो जगह है जहां मैं रहता हूं। कौन? मैं कोटा में रहता हूं, कोटा कोचिंग में पढ़ाता हूं, और इसके इनिशियल से लेकर आज तक के शिक्षकों में एक बहुत सारे वेरिएबल रहे, पर मैं कांस्टेंट फैक्टर हूं, शुरू से अब तक मैं रहा हूं यहां। अच्छी बात है। यहां देश के कोने कोने से हर साल 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी कोविड के पहले तो कम से कम आया करते थे शिक्षा प्राप्त करने, अपने स्कूलों को, घर बार को छोड़कर यहां रहते थे, 2 साल 3 साल 4 साल रहकर यहां पढ़ते थे। ऐसे कौन से लड्डू बांट रहे थे हम तो फीस भी माफ नहीं करते, प्रॉपर फीस लेते हैं और पढ़ाते भी हैं, पर कारण एक ही था, अकेली ऐसी जगह है जहां हम वास्तव में ढंग से पढ़ाते हैं। ढंग से पढ़ाने की यह शक्ति है कि देश के कोने कोने से बच्चा खींचकर कोटा चला आता है। हम अपना होमवर्क करके जाते हैं, ढंग से दिन रात एक करके पढ़ते हैं, 100-100, 150-150, 200-200 किताबों से किसी चैप्टर को पढ़ के पूरा एग्जॉस्टिवली तैयार करके फिर बच्चे के सामने इस तरह से रखते हैं कि उसको वो चीज समझ में आए, और उसको ये आजादी देते हैं कि वो जब जिस पॉइंट पर जो चाहे पूछ ले, और तब हम उसे डांटते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उसे उस भाषा में समझाते हैं जिस भाषा में वो समझ सकता है। मतलब कोटा का इंग्लिश मीडियम बहुत मजेदार है। हमारा जो इंग्लिश मीडियम है, इसमें हम टेक्निकल टर्म्स तो इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जब समझाने की बारी आती है साइंस को, मैथ्स को, किसी भी चीज़ को, बहुत तसल्ली से हिंदी इंग्लिश के मिक्सचर से, जिसमें अधिकांश हिंदी होती है, हम समझा देते हैं। और ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर हमारी अपनी जबान लड़खड़ा रही हो, अगर हमें खुद ही क्लैरिटी ना हो कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हम उस भाषा में बोलेंगे जहां सामने वाला ज्यादा समझे ही नहीं। इफ यू कैनॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, तब अंग्रेजी का रोल आता है। लेकिन अगर हमने अपना होमवर्क करा हुआ है, हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, और हमें अगर नहीं भी पता होता है तो कम से कम हम इतने ओपन माइंडेड होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं कि हम इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं कि हाँ, अगर कुछ नहीं पता है तो आओ हम मिलकर खोजेंगे, और तब तक खोजते रहेंगे जब तक पता नहीं लग जाता। ये स्पिरिट होनी चाहिए पूरे देश में एजुकेशन की, पूरे देश में एजुकेटर्स की। क्या मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं? ये मेरी तारीफ नहीं है, मैं तो खाली शिक्षा के उन तत्वों की बात कर रहा हूं जो धीरे धीरे देश से गायब हो गए हैं। और मुझे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने इस चीज को प्रूव किया है कोटा में, पिछले 25 साल से हम इस काम को कर रहे हैं, और हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि ये किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे इसको रेखांकित करके कोई अपना विज्ञापन करना है या कोटा का विज्ञापन करना है। ये एक ऐसी चीज है जो देश की शिक्षा में बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कई लोग कहते हैं कि भाई बच्चे तो जबरदस्ती कोटा चले जाते हैं, किसी ने ये नहीं पूछा क्यों जाते हैं,
क्या मिल रहा है ऐसा वहां? क्या हम किसी के सिलेक्शन की गारंटी देते हैं? नहीं। क्या हमारी कोई सेटिंग है पेपर सेटर से कि हम पेपर लीक करा देते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। फिर अच्छा पढ़ाते हैं, तो स्कूलों में तो अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए। अगर अच्छा होता, इतना ही अच्छा होता, अगर सब कुछ बच्चे को वहीं मिल रहा होता, तो बच्चा अपना घर बार और माता पिता को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलकर हमारे पास क्यों आता? मैं बहुत खुले मन से इन सारी चीज़ों को शेयर इसलिए कर रहा हूं कि देश के कोने कोने में जो एजुकेटर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात को समझें और कम से कम एजुकेटर्स इन प्रिंसिपल्स को अपनी एजुकेशन में इनकलकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली ये किया है और प्रूव किया है कि ये करना एक तो संभव है, और यदि करते हैं तो वास्तव में विद्यार्थियों की इसमें रुचि है। विद्यार्थी तो बिल्कुल भूखा है, उसको चाहिए कि कोई उसको पढ़ाए और बहुत तन्मयता से और दिलो जान से पढ़ाए, पर कोई हो तो सही। तो देश में इस समय सबसे बड़ा अभाव शिक्षा का है, शिक्षकों का है, और एक अच्छी शिक्षा नीति का है, जिसको अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो हम सुन रहे हैं कि उसको भरने का प्रयास है। नीति अच्छी है, ऑफ कोर्स कुछ कमियां, कुछ प्लस माइनस हर एक में होते हैं, पर वास्तव में जमीन पर वो कैसे उतरेगी, उसको उतारने वाले शिक्षक होंगे। और यदि वो शिक्षक उस नीति के साथ पूरी ईमानदारी से पेश नहीं आएंगे, उसको वास्तव में अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक वो सफल नहीं हो सकती। ये स्पष्ट है। अच्छी से अच्छी नीति इंप्लीमेंटेशन में फेल हो जाती है, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाला तो टीचर है, और टीचर को अगर तो उसने ये तय कर लिया है कि मुझे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो वो जान लड़ा देगा, दिन रात एक कर देगा, और तब उस तैयारी के साथ यदि वो अपने विद्यार्थी के सामने प्रकट होगा तो क्या नहीं कर देगा। और यदि ये जिम्मेदारी नहीं है, अगर ये है कि भाई सरकार तो मुझे पैसे दे ही रही है, तो अब काम करने की क्या जरूरत है। तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो सोचते हैं, कुछ से ज्यादा ही हैं, ये तो आप बेहतर जानते हैं। तो जब तक वो एटीट्यूड रहेगा, तब तक शिक्षा पतित थी, पतित है और पतित ही रहेगी। मेरा काम था कि आज इस पावन दिन पर हम कम से कम, मैं क्या कर सकता हूं, हम हर देशवासी को देखना चाहिए कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कोटा में ये रहा है कि हम शिक्षा के जो ओरिजिनल तत्व थे उस पर हमने बहुत मेहनत करी है, उनको रेखांकित किया है और वास्तव में इंप्लीमेंट करके प्रूव कर दिया है कि हाँ, आज की दुनिया में भी विद्यार्थी ऐसे हैं, और 2 4 25 50 नहीं, लाखों विद्यार्थी 25 साल से आ रहे हैं, तो मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे ना हम। ये ताकत है अच्छी शिक्षा की, ये ताकत है अच्छे शिक्षकों की। अगर हम मुट्ठी भर शिक्षक, कितने होंगे हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर पूरा देश खड़ा हो जाएगा, अगर पूरा देश प्रेरित हो जाएगा और वो इसके लिए कृत संकल्प हो जाएगा, तो हम दुनिया जीत लेंगे। हम क्या नहीं कर पाएंगे। तो एक मेरे शिक्षक भाइयों, कहीं भी मेरी किसी भी बात का आप कोई गलत अर्थ ना निकालें, मैं किसी को बड़ा छोटा करके रेखांकित नहीं करना चाहता, ये तो मेरे अनुभव हैं जो मैं आपसे बांट रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगते हैं, इसमें कुछ लगता है कि आपके काम का है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। अगर आपको कहीं संवाद करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप संवाद करिए। जितनी मेरी शक्ति होगी, जितनी मेरी समझ होगी, अक्ल होगी, उतने उत्तर मैं दूंगा, और कुछ आपसे भी सीखने की कोशिश करूंगा, और कुछ नया हम कर सकते हैं उसको भी करने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं। दूसरी बात है विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है, ये कि वो बहुत कुछ सीखें, जितना बेस्ट अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं सीखें, जी जान लगाते हैं। मैंने अब तक लगभग इस शरीर से कम 50,000 विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, लाइव 1-to-1 क्लास में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको कम से कम साल 1.5 साल 2-2 साल पढ़ाया है। बाकी छोटे मोटे और संख्या देखेंगे तो लाखों में होगी। इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद भी मैं उंगली पर गिन सकता हूं कि वास्तव में सीखने के लिए समर्पित विद्यार्थी कौन से थे, जबकि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे शायद देश की वन ऑफ द बेस्ट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्यार्थियों में से कुछ चुनने का हमेशा मौका मिलता रहा है। तब भी मैं देखता हूं कि अच्छे और पूर्ण तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित विद्यार्थी बहुत इन्हीं गिने होते हैं। और ये सच है। हो सकता है कि हर एक में इतनी प्रतिभा ना हो, हर एक में इतना समर्पण ना हो, लेकिन निश्चित रूप से यह संख्या इससे कई गुनी हो सकती थी अगर अगर विद्यार्थी कुछ चीजों की ओर ध्यान दें। कौन सी? पहली बात तो यह है कि विद्यार्थी जब कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, और यह आजकल चलन बहुत बढ़ता जा रहा है कि शिक्षा को वो एक
उपभोग की वस्तु के तौर पे, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के तौर पर देखते हैं। इस साइकोलॉजी के साथ आप अगर किसी भी टीचर को अप्रोच करेंगे, आप पाएंगे वो कितना भी अच्छा आपको पढ़ा ले, कितने भी समर्पण से आपको पढ़ा ले, आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रकृति का नियम है कि आपको अगर कुछ लेना है तो आपको हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसे रखकर आप आशीर्वाद दे सकते हैं, कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे करने के लिए मन में विनय चाहिए, हाथ फैलाने के लिए मन में विनय चाहिए। और जब आप ये सोचते हैं कि अरे मैं तो स्कूल की फीस दे रहा हूं, अरे मैं तो इन टीचर की फीस दे रहा हूं, अरे मैं तो इस कोचिंग की फीस दे रहा हूं, तो ये है तो एक व्यवसाय। वो आज के समाज की मजबूरी है। अगर शिक्षक के पास पैसे ना हो तो उसकी बिजली का बिल कोई नहीं भरने आएगा, उसकी बिजली काट दी जाएगी, तो उसको अपना परिवार तो चलाना ही है, स्कूल को भी अपनी प्रीमाइसेस को मेंटेन करना है। तो उनकी व्यवस्था है कि उन्हें फीस तो लेनी पड़ेगी, उसको वो जीरो नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब विद्यार्थियों के मन में ये एक होलियर देन दाओ वाला एक भाव आ जाता है कि नहीं, मैं महान हूं क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं, तो मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं एक ग्राहक हूं, तो ग्राहक को तो प्रोडक्ट ही मिलता है ना। और आप देखेंगे कि जब आप थोड़े इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ किसी भी शिक्षक को अप्रोच करेंगे, वो अच्छे से अच्छा हो या घटिया से घटिया, आप ये देखेंगे कि आप जितना उपलब्ध है उसमें से भी बहुत कुछ कम लेकर ही जाएंगे। कितनी भी बड़ी नदी के पास चले जाएं, आप साक्षात गंगा जी के पास चले जाएं, आपको अगर पानी भरना है तो आपको अंजलि ऐसे ही करनी पड़ेगी, आप ऐसे करके नदी से पानी थोड़ा निकाल लेंगे। मन में अगर सीखने का भाव नहीं होगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं सिखा सकती। और सीखने का भाव सिर्फ और सिर्फ विनय से आता है। तो आपको, जब आप किसी भी शिक्षक से शिक्षा लेने जाएं, किसी भी टीचर के पास कुछ सीखने जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ सीखने जाएं, अगर आपके मन में अहंकार है और चौड़ा रहने का भाव है, तो आप देखेंगे आप सीख कर तो नहीं, आप वहाँ हाँक सकते हैं अपनी, आप बदतमीजी कर सकते हैं, अपने अहंकार को तृप्त कर सकते हैं, लेकिन सीख कर तो कुछ नहीं आएंगे। सीखने के लिए तो हाथ फैलाना ही पड़ता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये ईश्वर का बनाया प्रकृति का नियम है। आपको कुछ ग्रहण करना है तो आप हमेशा इस साइकोलॉजी के साथ जाएं कि जिनसे मैं सीखने जा रहा हूं उनसे सीखकर मेरा अनंत कल्याण होगा। मैं बता रहा हूं, अगर वो टीचर फर्जी भी है, अगर वो आदमी धोखेबाज भी है, तो भी ईश्वर का नियम है कि उसके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर निकल जाएगी जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। हो सकता है उसका खुद करना हो, क्योंकि वो फर्जी है, आपका बुरा नहीं होगा। ये ईश्वरीय नियम है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ऐसा कम से कम मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी कई बार अपनी आंखों से साक्षात देखा है। तो बहुत आसान है। बजाय इसके कि आप छिद्रान्वेषण करें, बजाय इसके कि आप दूसरों की कमियां ढूंढें, आप जाएं और पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई में जुट जाएं। आप देखेंगे किसी और को कोई फायदा हो ना हो, आपको हो जाएगा। और ये रियल कोर मंत्र है जिसकी आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज की आपकी जो टेकी जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, उनमें एक चीज़ का अभाव है, वो है पेशेंस, और दूसरी चीज़ जिसका अभाव है वो है श्रद्धा। दोनों रिलेटेड हैं, और जैसे ही दोनों आएंगे, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ तो क्या चमत्कार करेंगे ये आप भी नहीं सोच सकते। तो क्यों उस चमत्कार से वंचित रहना चाहते हैं? लर्न दैट एंड सोर टू द स्काइज, राइट? चलिए, बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें जिनको करते जाएं तो पता नहीं, शायद अगले स्वतंत्रता दिवस तक हम बात ही करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना संवाद पर्याप्त है। आपसे बात करके बहुत आनंद आता है, आया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बात यहां से शुरू हुई है। और चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहता हूं। आपकी दृष्टि में भारत क्या है? व्हाट इज द आइडिया ऑफ भारत? देश क्या है? किसको भारत मानते हैं आप? एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री को? कुछ मूर्ख तो ये भी कहते हैं कि इसको अंग्रेजों ने बनाया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स ये बकवास है। मैं इसके पहले कि आप मेरे कथन का कोई अर्थ निकालिए, बकवास है। बहुत पहले कालिदास बोल गए हैं। कुमार संभव की शुरुआत देखें तो वो बोलते हैं, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नकाधिराजा पूर्वापरो तोय निधि, यानी कि पूर्व और अपर, ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पर सागर है, स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। तो वो पूरे भारत का भूगोल डिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि वो तो खाली एक जगह रहते थे। और ये 2500 साल पहले की बात है, जब इस तरह के संसाधन नहीं थे कि वो सैटेलाइट इमेजिंग से कालिदास ने देख लिया होगा भारत कैसे दिखता है। तो भारत तो बहुत प्राचीन है, भारत का विचार भी बहुत प्राचीन है। आपके लिए भारत का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, जरूर लिखें। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं।
बातें करते हैं भारत की शिक्षा की स्थिति की और शिक्षा की नीति की। अगर हम ये कर पाए, आज के लिए इतना संवाद शानदार होगा। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सबको बहुत बहुत बधाई। भारत विजयी हो, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इसी संकल्प के साथ, इसी शुभाशंसा के साथ आज की बात बस इतनी ही। जय हिंद।